हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए स्पेशल जो जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जो जारी किया गया है, पांचों मॉडल सेट, उसका आंसर शीट हम पहले ही जारी कर दिए हैं। आप लोगों के पास आज पीडीएफ मिल गया होगा, क्योंकि जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था 5 मॉडल सेट, उसका आंसर नहीं दिया हुआ था। तो उसका आंसर हम आज के 5 दिन पहले ही पीडीएफ के द्वारा हम उसको नेट पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों को उसका आंसर शीट अगर नहीं मिला होगा, मैट्रिक क्लास के 9th क्लास के विद्यार्थियों को, आईएससी के विद्यार्थियों को, तो आप आंसर शीट आप हमसे पीडीएफ के द्वारा मंगा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर से आप व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्पेशल हम मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए ये जो जैक बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन उसका हम यूट्यूब पर वीडियो पूरा सॉल्यूशन के साथ पूरा डिटेल में अभी हम बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं माय डियर स्टूडेंट कि आप लोगों का अब एग्ज़ाम का समय बहुत निकट आ गया है, बहुत निकट आ गया है। ये कहें कि आप लोगों के पास समय ही नहीं बचा हुआ है। आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी, एग्ज़ाम को दिलाने के लिए जैक बोर्ड अपना जो तैयारी है स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग भी अपना तैयारी पूरा जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, और उस तैयारी में हम आप लोगों को भरपूर सहयोग करने वाले हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड प्रथम साधिक परीक्षा 2021-22 यानी कि जो आप लोगों को फर्स्ट टर्म यानी कि पहला जो टर्म में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल एमआर शीट पर होने वाला है, उसका जो मॉडल क्वेश्चन है 5 सेट लगातार मतलब एक ही दिन में जारी कर दिया है। बस अब आप लोगों को इसका तैयारी करना है, और इसमें से 95% क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर भी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम लगातार, इसके पहले तो हम अपना मॉडल सेट जो साई मॉडल सेट होता है उसको बनाने में हम बिजी थे, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से हम लगातार आप लोगों के लिए जो जैक बोर्ड द्वारा जो जारी किया हुआ है मॉडल क्वेश्चन, उसका आंसर का पूरा वीडियो बना करके हम आप लोगों को आंसर सहित आप लोगों को अपलोड करने वाले हैं। तो बिना देर किए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैट्रिक के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि घर बैठे सभी विद्यार्थी कहीं भी रहें तो ये पूरा वीडियो देख करके अपना सब्जेक्ट का तैयारी कर सके। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन का जो प्रश्न जो रहेगा माय डियर स्टूडेंट, सेम टू सेम रहेगा, इसी तरह से रहेगा ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहेगा, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन ही है। मॉडल क्वेश्चन मतलब कि जैसे आप लोगों को जैक बोर्ड में पूछा जाएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जारी किया गया है। एक विषय का 5 मॉडल सेट है, ठीक है। इसका आंसर शीट भी हम जारी कर दिए हैं। अगर जिनको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन का, वो भी हमसे संपर्क करके पीडीएफ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें मॉडल क्वेश्चन में पहले हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो ये प्रथम साधिक परीक्षा यानी कि जो आपको 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में जो होना है एग्जाम, उसी में आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ओएमआर शीट इसका आंसर शीट मिलेगा, उस पर आपको ब्लैक करना है और बनाना है। तो देखिए इसमें क्या क्या रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए। तो कक्षा 10 लिखा हुआ है, विषय जैसे कि हम विज्ञान का पहला सेट, यहाँ देखिए मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1 हम आप लोगों को अभी बताने जा रहे हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो के देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा और बढ़िया से आप लोग समझ भी जाइएगा, याद करने के लिए ज़रूरत नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को समय दिया रहेगा परीक्षा में 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि टोटल हो गया आपको 90 मिनट। लेकिन आपको ऐसे नहीं, ये टाइम नहीं देखना, आपको 30 मिनट में आप तैयारी करने के लिए प्रयास कीजिए अभी से ही कि 20 से 30 मिनट में आप लोग बना लें, ठीक है। आगे देखिए, आपको 40 पूर्णांक यानी कि ये टोटल जो प्रश्न रहेगा वो 40 पूर्णांक का यानी 40 मार्क्स का रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का भी संख्या रहेगा 40। देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए आवश्यक निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है, यानी कि इसमें से अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोगों को टोटल प्रश्न को बनाना रहेगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ना। एक भी क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा उसका 1 नंबर कट जाएगा, जिसका गलत कीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कुल 40 प्रश्न, यानी कि टोटल आप लोगों को 40 प्रश्न रहेगा, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी कि 1 सही बनाइएगा 1 नंबर मिलेगा, अगर 1 गलत बना दीजिएगा 1 नंबर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। आपको ओएमआर शीट कैसे भरना है उसका भी वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे, और उसको देख करके समझ के आप भरिएगा तो बिल्कुल हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा A B C D, और उसमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई प्रश्न अगर आप गलत कर दिए तो उसका अलग से कोई अंक नहीं कटेगा, बस उसी का कटेगा जिसका आप गलत किए हैं, ठीक है। आगे चलिए,
अब देखिए मॉडल सेट पहला ना, मॉडल सेट पहला का आपका हम क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए और इसको माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम रट जाइए, माइंड में एकदम पूरा बैठा लीजिए कि इसका आंसर यही होगा तो यही होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस मॉडल सेट से आप लोगों को परीक्षा में आने जा रहा है। इसका हम पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इसका जब पांचों सेट का अगर आप पीडीएफ निकालिएगा, 6 विषय के अगर निकालिएगा तो 6 × 30 यानी कि जब 30 सेट का अगर आप निकालिएगा प्रिंट आउट तो आपको बहुत सारा प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। लेकिन इसका हम गेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, श्री साई मॉडल सेट, जो आप लोगों को 12 से 13 तारीख के अंदर में उपलब्ध हो जाएगा। आप हमारे पास कॉल कीजिएगा या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा, आपके पास हम पीडीएफ भेज देंगे, आप कहीं से भी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। मात्र आपको 10 से 12 पेज में टोटल मॉडल यानी कि टोटल मॉडल सेट, पांचों मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर सहित आप लोगों को मिल जाएगा। आप उसका पीडीएफ कहीं से भी प्रिंट आउट कर लीजिएगा। चलिए अभी हम फिलहाल आप लोगों को इस मॉडल सेट का क्वेश्चन के बारे में, आंसर सॉल्यूशन के बारे में पूरा डिटेल हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार कि दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे बच्चों हम लोग दर्पण के नाम सुने होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे तो सुने होंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, ये सब दर्पण होता है। तो हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दाढ़ी जो होता है छोटा छोटा रहता है तो उसको हमको बड़ा बड़ा देखना है। तो यही चीज़ ध्यान में रख कर कि इस क्वेश्चन का आंसर को हमको याद करना है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए कि दाढ़ी बनाने के लिए हमको बड़ा दिखना चाहिए, बड़ा थोड़ा साफ दिखना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हमको दिखना चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे समतल दर्पण में सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है ना। अब अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब को छोटा कर देता है, तो ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। लेकिन अवतल दर्पण में किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण में जो टिक आउट है कर सकते हैं। क्वेश्चन के आंसर जो क्वेश्चन उसमें टिक आउट कर लीजिए। इसके बाद OMR शीट में आप उसको बढ़िया से घेरा लगा दीजिएगा। यानी कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग अवतल दर्पण का उपयोग मतलब हम लोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। गोलीय दर्पण यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण ना में कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या मतलब होता है R। वक्रता त्रिज्या माने क्या होता है? R। और कह रहा है कि फोकस दूरी, वो दोनों में क्या संबंध है? तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया, मान के चलिए इधर से अगर पेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। तो ये देखिए यहाँ पे F होता है, यहाँ पे R होता है। तो F जो होता है R का आधा होता है और R जो होता है F का दुगना होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी के क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? दुगना होता है। इसलिए हम लोग अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग देख के भी समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि R बराबर F/2। R बराबर क्या लिखा हुआ है? F/2। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कि F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? आधा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर B जो है मेरा क्या है? B जो है आपका ऑप्शन जो है से क्या है? सही है। B वाला ऑप्शन क्या है? सही है। यानी कि इसको हम B में टिक आउट कर सकते हैं, क्या कि F बराबर होता है R/2। तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग पहले से भी हम जानते होंगे कि आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी माइंड में इसको आप सेटअप कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहता है। माने कौन सी भौतिक राशि है जो अपरिवर्तित रहता है, बदलता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, और फिर आवृत्ति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आवृत्ति दिया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा A सही होगा। कौन सही होगा? A सही होगा, क्योंकि आवृत्ति जो है वह कभी बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ पर आवृत्ति में हम लोग टिक आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण
जो प्रकाश का जो किरण होता है किस बिंदु से होकर गुजरता है, तो याद रखिए कि यहाँ पे बिंदु तो सी भी होता है, एफ भी होता है, पी भी होता है ना, सी और एफ के बीच भी बिंदु कह सकते हैं, लेकिन हमेशा गुजरता है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, जिसको एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। यानी कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा टिक करेंगे, हम लोग बी पर टिक आउट करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। कौन सा क्वेश्चन है? 5 है। 5 में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि किस दर्पण न किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो दर्पण कौन सा होगा, माने कौन सा ऐसा दर्पण है जब उसके सामने अगर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो उस वस्तु का बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा बराबर आकार के बनेगा और क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो वह दर्पण कौन सा होगा? तो आप लोग देखिए, अगर उत्तल के सामने अगर रखते हैं तो वस्तु छोटा भी बन जाता है, अवतल में बड़ा भी बन जाता है, लेकिन समतल दर्पण जो होता है, प्लेन मिरर होता है, उसमें कहीं भी वस्तु को रखा जाए ना तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो इसमें सी में हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। सेम टू सेम एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन भी, प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों का 2 ही नियम होता है ना। तो यानी कि आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन सही होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग फट दुका बोल दीजिएगा कि बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, यानी कि बी में हम लोग टिक आउट करेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस पेज का ना। पेज आप लोग रखिए अपना मॉडल क्वेश्चन का, फटाफट समझ में आ जाएगा। इस पेज का क्वेश्चन नंबर 7 जो है कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, क्या चीज, आर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी यानी कि एफ। तो अभी तुरंत आप लोग क्वेश्चन में ऊपर समझे होंगे कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर जब इसका 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो आप फटाक दुका बोल दीजिएगा कि 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी, सी, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए ये आपका मॉडल सेट जो पहला है उसका नेक्स्ट जो पेज है वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। कितना से स्टार्ट है, 8 से है। लेकिन जब हम पीडीएफ देंगे तो एक ही पेज में आप लोगों को लगभग 5 मॉडल सेट का, लगभग क्या हम बना चुके हैं, एक पेज में आप लोगों के 5 मॉडल सेट का 13 क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ रहेगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा पेज की ज़रूरत ना पड़े। अब एक बार में आपको 5 मॉडल सेट का एक ही पेज में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर नज़र आने वाला है। बहुत जल्द हम आप लोगों के यानी कि 12 से 13 तारीख को हम देने वाले हैं। आप मेरा नंबर को नोट कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो तो इम्पोर्टेंट है ही, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा पीडीएफ आप लोगों को और काम करेगा। क्योंकि एक पेज में, मात्र एक पेज में 5 मॉडल सेट का 13 क्वेश्चन, यानी कि 13 क्वेश्चन, यानी कि एक मॉडल सेट में 13 तक फिजिक्स से दिया हुआ है। पार्ट 10 और 11 का टोटल क्वेश्चन आपको एक पेज में मिल जाएगा। दूसरे पेज में आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, 10 × 5 = 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी तरह से 3 से 4 पेज में आप लोगों को टोटल यानी कि 5 मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर सहित आप लोगों को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा पेज भी ढोना ना पड़े, ज़्यादा पेज ना रखना पड़े और दिमाग में पूरा बैठ जाए, याद हो जाए। तो चलिए पेज नंबर हम लोग 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बिना देरी किए हुए कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 1 मीटर, मात्र 1 मीटर न फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, क्षमता क्या होगा। तो याद रखिए कि 1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, यानी कि P बराबर पूछ रहा है तो 1 मीटर जब दिया हुआ है तो 1 D होगा, 1 डायोप्टर होगा। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हम लोग बी में क्या कर देंगे, बी में हम लोग टिक आउट कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, तो आपका डी ऑप्शन जो है से सही हो जाएगा, यानी कि 1D हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ गए होंगे।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कह रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, किसी उत्तल लेंस की, यहाँ देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, इसको याद रखना है कि कोई भी उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है, तो उत्तल लेंस है, उसका फोकस दूरी हमेशा क्या होगा ना, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। और अवतल लेंस का क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ए में हम लोग टिक आउट कर देंगे, यानी कि प्लस भी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर क्या में चलते हैं, 10 में हम लोग चलते हैं और देखते हैं। करा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। करा कि प्रकाश का वेग जो है से न्यूनतम होगा, तो किस में होगा, तो निर्वात में, बिल्कुल रॉन्ग है। जल हो गया, वायु हो गया, कांच हो गया, तो आप इसको कांच में टिक आउट कर सकते हैं या फिर जल में, यानी कि कांच में मारिए टिक आउट, इसमें आपका न्यूनतम हो जाएगा। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। का बी जो है ऑप्शन सही होगा, 25 सेंटीमीटर, क्या कि 25 से उनका 100 कट जाएगा और आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो चलिए 11 नंबर भी समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। 12 में दिया हुआ है किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर ना 50 सेंटीमीटर है। फोकसांतर कितना है, 50 सेंटीमीटर है। 12 क्वेश्चन नंबर में फोकसांतर दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगा, तो इसका क्षमता होगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि 2D। आप इसको निकाल भी सकते हैं आराम से। हम लोग P बराबर 1/F के फॉर्मूला लगाएंगे। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। अब फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग जो है सर्वाधिक होगा, यहाँ पर था कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक होगा, यानी कि जो वेग जो है सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो कांच में, पानी में, हवा में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का जो वेग होता है वह निर्वात में होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में सही मारेंगे। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। दिया हुआ है कि दिए गए प्रक्रम में कौन सा ऊष्मा क्षेपी है, इसलिए आपको हो जाएगा श्वसन। कौन सा हो जाएगा, श्वसन। अब आप लोग चिप तो बहुत खाते होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में कह रहा है चिप के पैकेट में विकृत गंधिका से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। विकृत गंधिका मतलब कि जो चिप जो हम लोग खाते हैं ना, उस चिप में कौन सा गैस भरा रहता है जिसके कारण वह गंध नहीं देता है। तो इससे बचने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि नाइट्रोजन सही होगा। यानी कि नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। कौन सा गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन, जिससे अभिक्रिया नहीं करके माने नहीं करता है और जो चिप है वह खराब नहीं होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो जो जंग लगना होता है वो संयोजन अभिक्रिया होता है। लोहा पर जो जंग लगता है आप लोग देखे होंगे, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब चलते हैं इस पेज का क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए ZnO+C दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए O हट करके ना, O जो है C के साथ मिल गया, यानी किस पदार्थ का हो रहा है, तो यहाँ पे C का हो रहा है। किसका हो रहा है उपचयन, तो C का हो रहा है। हम लोग जो है C में इसको टिक आउट कर देंगे। ये ऑप्शन मेरा जो है 17 नंबर जो है C में सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। यानी कि सी का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो बी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। इसको हम थोड़ा मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हमको नीचे थोड़ा देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बोर्ड हम लगा दिए हैं। ये डिजिटल टीवी है मेरा, इसके द्वारा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि फटाफट आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। आप लोग पढ़े होंगे ना, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण ना, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 4 गो समीकरण दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, A B C D। तो इसको हम सोल्व करके देख लिए हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि
कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो संतुलित है। यहाँ पे चारों के चारों गलत है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोगों को गलत नजर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए, तब क्या कीजिएगा। तो देखिए आप लोग को ABCD दिया हुआ है तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर चारों के चारों ऑप्शन गलत है तब, ये नहीं कि अब ये कुछ सही लग रहा है तो इसमें टिक आउट कर दें। आप लोग जानते हो कि रासायनिक माने क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल ना, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और का जो परमाणु संख्या रहता है वह बराबर रहता है, तब उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक ना समीकरण। इसलिए ये इसमें से कोई नहीं बराबर है, इसलिए हमको इसको सीधे कैंसिल करेंगे और इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। जो आपका जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विस्थापन हो रहा है ना। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे कि 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखिए 20 में कह रहा है कि दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि सूचक आप लोग पढ़े होंगे, लिटमस पढ़े होंगे, प्याज पढ़े होंगे, ये सब पढ़े होंगे। तो गंधीय सूचक माने गंध के द्वारा किसको हम पहचान सकते हैं, जो माने गंधीय सूचक होता है, जो माने कहने का मतलब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना अम्ल भस्म क्षार, तो उसमें गंधीय सूचक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हल्दी, फिर लिटमस, फिर चाइना रोज और प्याज दिया हुआ है। तो प्याज जो है वह गंधीय सूचक है। कौन सा सूचक है, गंधीय सूचक है। तो हम लोग प्याज में टिक आउट करेंगे, यानी कि आप लोग प्याज में इसको क्या कीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। प्याज वाला ऑप्शन है से क्या है, सही है प्याज, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि हड्डी को, जैसे कि हम लोगों का गोड़ हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो कौन सा लवण का उपयोग किया जाता है ना। ये चैप्टर नंबर आपका पार्ट नंबर 2 का साइंस विषय का, हम लोग अब केमिस्ट्री में आ गए हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कौन सा उपयोग होता है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर क्या, 21 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका CaOCl2, ठीक है, एक बार Ca इंटू OH का होल 2, फिर CaCO3, एक बार CaSO4 इंटू 1/2 H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ये जो लवण जो है इसका उपयोग किया जाता है कब, जब गोड़ हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो हड्डी को जुड़ने में काम आता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए इसका पूरा डिटेल हम बहुत जल्दी बढ़िया से और बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे सेट 2 तो पूरा डिटेल से चलेंगे। आज थोड़ा आप सभी जानते हैं कि छठ का प्रोग्राम, मैंने छठ माता का भी त्यौहार चल रहा है, तो उसमें सभी लोग बिजी हैं। हम भी थोड़ा स्पीड में इस वीडियो को आज बना करके आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से, जिस दिन से मॉडल क्वेश्चन आया था उस दिन से हम लगे थे कि जरूर अपलोड करेंगे, लेकिन टाइम आप लोगों को गेस्ट बनाने के चलते नहीं मिल पा रहा था। तो आज थोड़ा सा टाइम हम निकाल करके इस वीडियो को बना रहे हैं। नेक्स्ट जब हम सेट नंबर 2 चलेंगे तो और डिटेल में हम आप लोगों को समझा के बताएंगे। फिर लगातार हमारा ये वीडियो चलते रहेगा। कल के बाद हम लोग परसों फिर अपलोड करेंगे। इसके बाद लगातार एक एक सेट का, सभी विषय का, मैथ, साइंस, SST सब विषय का हम आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं, पूरा समझा के। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा, सोचना नहीं है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बात करके भी आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के लिए 24 आवर हम मौजूद रहते हैं, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप चलता है जिसमें स्पेशल अभी हम मैट्रिक के विद्यार्थी, इंटर के विद्यार्थी जो एग्जाम देने वाले हैं उनको ऐड करते हैं। उसमें बहुत सारा डिटेल हम भेजते रहते हैं, तो उसमें भी अपना व्हाट्सअप नंबर जोड़ाने के लिए मेरे ये नंबर 9602 53 403 पर व्हाट्सअप कीजिए, अपना स्कूल का नाम और अपना नाम लिख करके हम आपको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग चलेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 22 में देखिए दिया हुआ है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, बिल्कुल याद कर लीजिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता है CaOCl2, CaOCl2, तो याद हो गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग, CaOCl2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही है। अब 23 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 में दिया हुआ है कि इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो देखिए ये जो आप लोगों को बैटरी दिख रहा होगा, बैटरी में एगो प्लस एगो में माइनस, यानी कि कैथोड एनोड देख रहे होंगे ना, उसके आधार पर ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। आपका बुक में भी मिल जाएगा, पिक्चर एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा। तो देखिए इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, यानी कि वियोजन हो रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा,
तो बी ऑप्शन सही होगा। आप लोग बी ऑप्शन में क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन, इसमें आपको ब्लैंक करना है। अब चलिए कराया कि 24 नंबर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन टमाटर में, इमली में, ये जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में हो सकता है कि ये न देकर के इमली में पूछ दे, है ना, तो इसलिए आपको याद रखना है टमाटर का, इमली का, बहुत सारा चीज, जितना भी अम्ल एसिड वगैरह आ रहे हैं उसको याद रखना है। इसके लिए मेरा वीडियो भी है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में टमाटर, जिसको बिलैती हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर भी देखे होंगे कि आप लोग को खट्टा लगता है, और जौन सा पदार्थ खट्टा लगता है उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे देखिए 4 न अम्ल का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, यानी कि डी में आप लोग टिक आउट कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि पेज नंबर आपका हो जाएगा 3 शायद, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में करा है तनुकरण प्रक्रिया में होती है, तनुकरण प्रक्रिया यानी कि पतला करने के लिए, एकदम पतला, तनु मतलब होता है बहुत पतला से भी पतला ना, प्रक्रिया में कौन सा चीज होता है। तो यहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तो फटाफट हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग सी टिक आउट कर सकते हैं, क्योंकि सी जो है सही है, यानी कि आप सी में इसको टिक आउट कर दीजिए। सी यानी कि H+ और OH- आयन के सांद्रता में कमी, ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन मतलब कि वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा होगा तब तक नहीं निकलेगा, उस पर नहीं पड़ेगा तो वह घटित नहीं होगा, इसी को बोलते हैं कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ए पर आप टिक आउट कर लीजिए, AgBr ना, एरो Ag+Br ना, ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, करा कि अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। यहाँ देखिए अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो यहाँ पे देखिए अमीबा जो है अपना जो भोजन जो ग्रहण करता है तो मुंह से नहीं, इसके लिए मुंह कोई विशेष मुंह नहीं होता है, केंद्रक से नहीं, कूटपाद, यानी कि अमीबा में कूटपाद रहता है, उसी के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 28 में कह रहा है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीकरण कौन करता है। तो इसमें याद रखना है कि डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि पित्त करता है। कौन करता है, पी। 28 में आपका हो जाएगा सही, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, करा निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण तो देखिए तो पेड़ पौधों में होता है, किस में होता है, पेड़ पौधे में होता है। जैसे कि ये अमीबा हो गया, अमरबेल हो गया, तो इसमें स्वपोषी पोषण नहीं होता है। आम के पेड़ हो गया, पीपल के पेड़, ये सब जितना भी चीज़ है उसमें स्वपोषी पोषण होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव मतलब कि हम लोगों में कितने कोष्ठ होते हैं, तो याद रखिए कि हम लोगों के हृदय में 4 गो कोष्ठ होता है, 2 अलिंद ना 2 नीला, इसको याद रखना है। दोनों मिलाकर के 2 4 गो हो जाएगा, एगो इधर माने बाएं, 2 गो बाएं तरफ और 2 गो दाएं तरफ, ऊपर नीचे, इसी को बोलते हैं ना। ठीक है, तो याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं, याद रखिए श्वसन वर्णक पेड़ पौधे में यानी कि हीमोग्लोबिन को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 करा कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। उत्सर्जन तंत्र के क्रियात्मक इकाई क्या है, तो देखिए उत्सर्जन क्रियात्मक इकाई मतलब कि उत्सर्जन तंत्र जो है मेन चीज, यानी कि जो मेन उसका जो क्रियात्मक इकाई हुआ वह कौन सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 32, यानी कि आपका हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिकाणु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्रिकाणु। ये भी आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, करा कि ब्रिक की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालना, छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिए कि इसका जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं अपवहन। क्या कहते हैं, अपवहन कहते हैं। जब ब्रिक काम करने नहीं लगता है तभी अपवहन प्रक्रिया द्वारा आदमी को रखा जाता है, तो इसको बोलते हैं अपवहन प्रक्रिया। अगले का क्वेश्चन नंबर 34 करा जनन की मूल घटना क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि जनन की मूल घटना क्या है। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, DNA की प्रकृति का बनना, भ्रूण का बनना। तो देखिए मेन ऑप्शन सही होगा
सी इज करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में करा कि दिया गया चित्र किस प्रकार का जनन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया चित्र करा कि किस जनन को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर को देख करके हमको समझना है। तो देखिए ये जो है बहुखंडन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, बहुखंडन के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मेरा बहुखंडन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। आपका बायोलॉजी का ये है, जनन चैप्टर का है। तो हम लोगों का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग ए में चाहें तो आराम से इसको टिक आउट कर सकते हैं ना, यहाँ पर ए में हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे में करा कि लड़कों में यौनारंभ के लक्षण के नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। लड़कों में ना, यानी कि बॉयज में करा है कि लड़कों में यौनारंभ के लक्षण का नियंत्रण कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 37। तो याद रखिए कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये होता है लड़कों में, ठीक है ना, यही नियंत्रण करता है। आगे हम लोग चलते हैं सौर स्थिरांक का मान ना, सौर स्थिरांक का जो मान जो है पूछ रहा है कि कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 ना, ये आपका लास्ट चैप्टर जो विज्ञान का जो है 14 पार्ट ना, 14 शायद 14 में ही है, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि सौर स्थिरांक, क्वेश्चन नंबर 38 ना, सौर स्थिरांक का मान कितना होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन सही होगा, ये में हम लोग टिक मारेंगे। देखिए सब सेम टू सेम नजर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा के अंतर रहता है। याद रखिए कि 1.4 kW ना प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको एकदम माइंड में सेटअप कर लेना है, इसको बैठा लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ के लग गया, इसलिए ही गलत हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गलत है, नाइट्रोजन गलत है, ऑक्सीजन गलत है, यहाँ पे मीथेन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीथेन, यानी कि डी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कर रहा है कि महासागरीय तापीय ना, कर रहा है क्वेश्चन कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ का जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है। तो इसका अंतर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस पर हम लोग आराम से टिक आउट कर सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरह से आपको हम 40 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा फटाफट स्पीड में हम बताए हैं। और सबका सोल्यूशन का वीडियो और पीडीएफ लेने के लिए आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिए। व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 960282 53403। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।